सोचिए अगर हर जिंदा चीज से एक हल्की रहस्यमयी रोशनी निकलती हो तो। ये एक ऐसी खोज थी जिसने करीब 100 सालों तक साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक बहस छेड़ दी। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी कहानी घूमेगी। एक ऐसा रहस्य जिसने न जाने कितने वैज्ञानिकों और विचारकों को दशकों तक उलझाए रखा। जरा इन तस्वीरों को देखिए जो वैज्ञानिकों ने खींची थीं। एक जिंदा और एक मरे हुए जीव में फर्क बिल्कुल साफ है। बाईं तरफ जिंदा चूहे के आसपास एक चमक दिख रही है, जबकि दाईं तरफ वाला चूहा एकदम बेजान है। और नहीं, ये सिर्फ शरीर की गर्मी नहीं है, ये कुछ और ही था, कुछ ज्यादा रहस्यमयी। तो इस अजीब सी चमक ने सबसे पहले एक आध्यात्मिक विचार को जन्म दिया। कई रिसर्चर्स ने ये थ्योरी दी कि ये जो लाइट है ये शायद आत्मा का या किसी ऑरा या जीवन शक्ति का सबूत है, कुछ ऐसा जो एक जिंदा चीज को बेजान चीज से अलग करता है। इस आइडिया का एक लंबा इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत हुई 1923 में अलेक्जेंडर गुरविच से, जिन्होंने कहा कि सेल्स इस रेडिएशन से एक दूसरे से बात करते हैं। फिर 1970s के दशक में फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप ने इसे बायोफोटॉन्स नाम दिया, और 90s के दशक तक आते आते कोरोटकोव और इमोटो जैसे लोगों ने इसे आत्मा और चेतना से जोड़कर और भी पॉपुलर बना दिया। पॉप की थ्योरी तो खास तौर पर बहुत दिलचस्प थी। उनका कहना था कि ये रोशनी सिर्फ एक साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि एक लेजर की तरह एक पूरा इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। उनके हिसाब से हमारा डीएनए एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह इस रोशनी का इस्तेमाल करके शरीर के हर काम को कंट्रोल करता है। सुनने में ये आइडिया बहुत कमाल का था। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में एक दूसरा ग्रुप भी था जो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। उनका मानना था कि इस चमक के पीछे कोई रहस्यमयी जीवन शक्ति नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधी साधी केमिकल वजह थी। इस दूसरी थ्योरी का नाम है केमिल्यूमिनेसेंस। मतलब हमारे शरीर के अंदर हर सेकंड लाखों केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ये हमारे शरीर का इंजन है, और इन रिएक्शंस के एक साइड इफेक्ट के तौर पर थोड़ी सी लाइट एनर्जी निकलती है। कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई आत्मा नहीं, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री। तो यहाँ आकर कहानी दशकों तक एक जगह रुक गई। एक तरफ थी आत्मा और जीवन शक्ति की एक बेहद दिलचस्प कहानी, और दूसरी तरफ थी एक थोड़ी बोरिंग सी केमिकल वजह। इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी को एक निर्णायक सबूत ढूंढना था। और यही कहानी में एंट्री होती है हमारे साइंटिफिक जासूस मसाकी कोबायाशी की, और उनकी बनाई एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी की। वो सालों से इस सवाल से जूझ रहे थे और जानते थे कि जवाब पाने के लिए उन्हें कुछ ऐसा देखना होगा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस राज को खोलने की चाबी थी एक बिल्कुल नया, एक तरह का क्रांतिकारी कैमरा। ये कोई आम कैमरा नहीं था, बल्कि उस वक्त के किसी भी डिवाइस से कहीं ज्यादा पावरफुल था, जिसे खास तौर पर रोशनी के सबसे छोटे कण यानी फोटॉन्स को पकड़ने के लिए बनाया गया था। इस कैमरे की खासियत ये थी कि इसे -120 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता था, ताकि कोई फालतू का नॉइज ना आए। ये इतना सेंसिटिव था कि लाइट के एक अकेले फोटॉन को भी पकड़ सकता था और रियल टाइम में उसका मैप बना सकता था। पहली बार वैज्ञानिक इस बेहद धीमी रोशनी को इतनी साफ साफ देख सकते थे। अब इस जबरदस्त टूल के साथ कोबायाशी ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने 2 पौधों को एक वायरस से इन्फेक्ट करके स्ट्रेस में डाल दिया, जिससे वो चमकने लगे। फिर एक पौधे में उन्होंने एक एंटीऑक्सीडेंट इंजेक्ट किया जो स्ट्रेस से पैदा होने वाले एक खास तरह के मॉलिक्यूल को खत्म कर देता था। सवाल बस ये था, क्या चमक गायब हो जाएगी? और नतीजे एकदम साफ थे। जिस पौधे को एंटीऑक्सीडेंट दिया गया था उसकी चमक 50 से 80% तक कम हो गई। और क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ एक ही तरह के मॉलिक्यूल को टारगेट कर रहा था, इससे ये बात पक्की हो गई कि चमक उसी मॉलिक्यूल से आ रही थी, न कि किसी रहस्यमयी जीवन शक्ति से। तो आखिर वो गुनहगार कौन था? वो आत्मा नहीं थी, वो एक केमिकल बाय प्रोडक्ट था जिसका नाम है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या ROS। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? हमारे सेल्स जब एनर्जी बनाते हैं ना, तो एक तरह का कचरा भी पैदा करते हैं। ये है ROS। ये मॉलिक्यूल्स बहुत अनस्टेबल होते हैं और शरीर में दूसरी चीज़ों से रिएक्ट करते हैं, और इसी रिएक्शन के साइड इफेक्ट के तौर पर लाइट का एक छोटा सा कण यानी फोटॉन निकलता है। बस यही वो चमक थी जिसे वैज्ञानिक देख रहे थे। तो ठीक है, ये आत्मा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खोज बेकार है।
अरे बिल्कुल नहीं, असल में इसके मेडिकल इस्तेमाल बहुत गहरे हैं। मिसाल के तौर पर कैंसर सेल्स का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, यानी वो बहुत ज्यादा ROS बनाते हैं। नतीजा, वो नॉर्मल सेल्स के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा चमकते हैं। और ये तो बस एक शुरुआत है। इस टेक्नोलॉजी से ट्यूमर बनने से बहुत पहले ही कैंसर का पता लगाया जा सकता है, सूरज से स्किन को हुए नुकसान को मापा जा सकता है, शरीर में सूजन का पता लगाया जा सकता है और यहाँ तक कि हमारी बॉडी क्लॉक को भी ट्रैक किया जा सकता है। ये मेडिकल डायग्नोसिस की एक पूरी नई दुनिया खोलता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी मोड़ पर ले आती है। ये सिर्फ चमकने वाले सेल्स के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम सच तक पहुंचते कैसे हैं। हमने यहाँ ज्ञान हासिल करने के 2 बहुत अलग अलग रास्ते देखे। देखिए, एक तरफ थे पॉप और इमोटो जैसे लोग जिनके पास बहुत आकर्षक विचार थे, किताबें थीं, लेकिन उनके दावों को दूसरे वैज्ञानिक कभी साबित नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ थे गुरविच से लेकर कोबायाशी तक के साइंटिस्ट्स, जिन्होंने धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर परिकल्पनाएं बनाई, सख्त प्रयोग किए और ऐसे नतीजे दिए जो सबूतों पर आधारित थे और जिनसे असल दुनिया में काम आने वाली टेक्नोलॉजी बनी। और यही सबसे बड़ी बात है, आत्मा और चेतना की वो जादुई कहानियों ने लोगों का दिल जीत लिया और बेस्ट सेलर किताबें बन गई। और जो धीमी मेहनत से खोजी गई वैज्ञानिक सच्चाई थी, वो जर्नल्स में छपी रही, जिसे बहुत कम लोगों ने पढ़ा। ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि कैसे एक अच्छी कहानी अक्सर सबूतों पर भारी पड़ जाती है। और ये हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के ज़माने में जब जानकारी हर तरफ है और दिलचस्प कहानियां बस एक क्लिक दूर हैं, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम धीमी और मुश्किल लेकिन सबूतों पर आधारित खोज को ज़्यादा महत्व दें? ये एक ऐसा सवाल है जो चमकते चूहों से कहीं ज़्यादा बड़ा है।